नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा की आज करेंगे शुरुआत एक बड़ी खबर से जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। इस वक्त आ रही है न्यूज़ 18 इंडिया पर। किसान आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों का पर आरोप है कि उन्होंने एक आदमी को जिंदा जला दिया। आरोप है कि आपसी लड़ाई झगड़े में आरोपियों ने मृतक पर तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति के इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के रिश्तेदारों ने शव लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद डीएसपी पवन कुमार मौके पर लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। बहुत बड़ी खबर यह कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लोगों ने, ये बहादुरगढ़ से खबर आ रही है कि वहां लोगों में आपसी रंजिश और शराब के नशे में जब बहस हो गई और जिसके बाद इन्होंने कुछ लोगों ने मिलकर इस व्यक्ति पर तेल छिड़ककर उसे जिंदा जलाने की कोशिश कर दी। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। इस व्यक्ति की फिर अस्पताल में चिकित्सा के बाद मृत्यु हो गई। ये कुछ तस्वीरें आई हैं जो कि जिसके बाद अब उसके परिजनों ने, मृतक के परिजनों ने उसके शव को लेने से इनकार कर दिया है। कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है और पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से मदद मिले, ऐसी भी बात की जा रही है, ऐसे भी डिमांड आ रही है। रात को 9 बजे हमारे पास इतला आई, एक आदमी आया पेट्रोल पंप जो मेरे गांव का नौकरी करता है कि भैया तेरे भाई का किसी ने आग लगा दी और जला दिया। किस नाम का बता रहा है, हर एक संदीप नाम बताया और दो और थे, उसका नाम थे, उनका नाम नहीं बता पाया। ये है कौन, कहाँ के रहने वाले? किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं सर। हमें पहले पुलिस से पीआई पुलिस इंफॉर्मेशन मिली थी जीएच से कि ऐसे बर्न केस के अंदर एडमिट है मुकेश नाम का, गांव का था, 42 ईयर्स है इससे। उसके बाद ये ब्रह्म शक्ति में लेके गए थे, वहाँ इसकी डेथ हो गई। जो स्टेटमेंट जो एफआईआर लॉन्च करवाई उसमें वो कह रहे हैं कि इन्होंने तेल छिड़क के, जो आंदोलन कर रहे हैं तेल छिड़क के उनकी तेल छिड़क के आग लगा दी। तो अभी ये जाँच का विषय अभी एफआईआर लॉन्च कर दी है और अभी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से। जो फैक्ट आएगा उसके हिसाब से फिर सारी इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी। और ये जो डिटेल्स आ रही हैं, जरा प्रदीप धनखड़ की ओर चलते हैं जो हमारे साथ बहादुरगढ़ से जुड़ रहे हैं लाइव। प्रदीप, जरा विस्तार से बताएं घटनाक्रम क्या है। जी आनंद, बहादुरगढ़ का ये मामला है। बहादुरगढ़ के कसार गांव का रहने वाला एक व्यक्ति था जो टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन करने के लिए आए हैं। उन किसानों के पास ये शाम के समय गया था, लेकिन उसी दौरान इस पर तेल छिड़ककर आग लगाने का मामला सामने आया है। फिलहाल कसार गांव के ग्रामीण है, सरपंच है, वो सभी बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में बैठे हुए हैं। एक तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दूर दूर तक काफी सारे लोग खड़े हुए हैं। इधर भी कैमरा अगर घुमाएंगे तो काफी सारे लोग गाँव के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इन ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला हुआ कैसे था, किस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और कौन थे वो लोग जिन्होंने मुकेश को तेल छिड़ककर आग लगाई जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। वे अपने आप को किसान बता रहे हैं। बाईपास पे बैठे थे, 4 बंदे हैं जिसमें एक का नाम कृष्ण है और एक का नाम संदीप है। 4 बंदे थे जिन्होंने। लोग कहाँ के रहने वाले और यहाँ क्या कर रहे हैं? रहने वाले हैं और ये यहाँ कह रहे हैं हम कानून के लिए बैठे हैं। ये जो काले कानून बता रहे हैं, ना तो इनकी प्रशासन की कोई बात मानते ही अपनी चला रहे हैं। और जो मरने वाला है मेरा बड़ा भाई मुकेश है, उसने खुद डॉक्टर के आगे बयान दिए हैं, वे वीडियो है। अभी मेरे पर तेल छिड़का इसने और एक बंदे ने आग लगाई, जो संदीप नाम का लड़का है, उसने माचिस से तिल्ली से आग लगाई और इससे रात के समय आप इसे सामान्य अस्पताल में लेके आए थे, पुलिस को भी सूचना दी। क्या किसी आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया गया? एक आरोपियों को, कृष्ण को गिरफ्तार करा। और सरकार नाम की चीज नहीं है। एसडीएम के पास मैंने गुहार लगाई, डीसी के पास मैंने लगा दी, एसपी के पास मैंने लगा दी। सुबह मेरी किसी के थ्रू परिवार को मुआवजा देने की मांग भी की जा रही है। पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। जब तक ये केस विचाराधीन हो, जब तक परिवार को प्रोटेक्शन दी जाए और इस परिवार को जब तक ये बच्चे की पूरी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी सरकार ले और हमारी भाभी को आर्थिक मदद मिले
और एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो ये नहीं तो लोग- जब तक ये नहीं मानेंगे, जब तक हम सवा को नहीं लेंगे। लेकिन बिल्कुल ये आनंद, तो लगातार लेकिन जो पीड़ित परिवार है लेकिन उसके- प्रदीप, ये तो शराब के नशे में धुत थे। ये इनका बड़ा भाई वहां क्या कर रहा था? ये आंदोलनकारियों ने उसे जला क्यों दिया? और अगर ये किसान आंदोलन में बैठे थे तो इसमें सरकार की कहां से गलती है? ये तो आंदोलनकारी है जो कि प्रशासन के खिलाफ लड़े हुए थे, और वहां क्यों शराब का नशा चल रहा था? ये बहुत सारे सवाल हैं। ये कौन है ये जी, चार दरअसल लोग? आप क्या आप बताना चाहेंगे कि वो शराब का नशा कैसे कर रहे थे, कौन बैठे थे, ये चार लोग कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं, जब ये सरकार की नहीं मान रहे, प्रशासन की नहीं मान रहे और शराब का सेवन करके आंदोलनकारियों के अंदर 7 मिनट की वीडियो है जिसमें जिस भी झुग्गी में पुलिसकर्मी जो गए उसी में देसी की बोतल रखी है, किसी में पी रखी है, किसी में आधी है। प्रशासन बुरी तरह डरा हुआ है। जैसे 2 मुलाजिम थे, पहले उन्होंने कहा जी हम नहीं जा सकते, फिर सिटी SHO आया, उसने 2 जिप्सी मंगाई, 2 राइडर थी, 8 गाड़ियों के करीब में इनके पास गए। आप देखो कितनी दुर्भाग्य की बात क्या है। मुकेश रोजाना वहां पर जाते थे? नहीं, ये तो इत्फाक क्या गया है, मुकेश बस चलाता है। जून वालों की आपस में जान पहचान नहीं थी तो नहीं। शराब का सेवन किस तरीके से किया, क्या कहना? ये पता नहीं भाई, रोड पे बैठे थे, उनके पास यो कैसे गया, वे स्टेडियम में इसको लेके गए, इनका आपस में कैसे झगड़ा हुआ ये तो वे ही जाने। मुकेश ने ये बताया। ये जांच का विषय है। हाँ, बिल्कुल जांच का विषय। आनंद, लगातार जो परिजन है मांग कर रहे हैं मुआवजे की। मैं बताना चाहूंगा कि मुकेश जो है उसे जब आग लगाई गई तो वो तड़प रहा था। गांव वाले ही जो ग्रामीण है, घर वाले हैं, वो उसे सामान्य अस्पताल लेकर आए और जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसने जहां एक डाइंग रात के डिक्लेरेशन समय किया है दम प्रदीप। तोड़ा है। दम तोड़ने से पहले उसने एक डाइंग डिक्लेरेशन किया है बिल्कुल प्रदीप। मरने से पहले उसने सीएमओ जी बिल्कुल डाइंग डिक्लेरेशन किया है और सीएमओ के सामने भी बयान दिए हैं कि जो किसान आंदोलन में शामिल होने लोग आए थे उन्होंने तेल छिड़ककर आग लगाई है, जिसकी वजह से मुकेश ने दम तोड़ा है। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास भी किए देखिए, जा कह रहे हैं चुके कि एक की गिरफ्तारी हुई है। ये कौन व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी हुई है प्रदीप? और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन खुद वहां घुसने में डर रहे थे। क्यों? इतने गुंडई तत्व हैं। अगर किसान के आड़ में वहां क्या गुंडे बैठे हैं? किस बात का डर था पुलिस और प्रशासन को कि 8 गाड़ियां लेकर जाना पड़ा उनको? जी, दरअसल जो किसान है वो 15 किलोमीटर लंबा काफिला है उनका, ट्रैक्टर ट्रैलियों का, टीकरी बॉर्डर से लेकर बहादुरगढ़ बाईपास और बहादुरगढ़ बाईपास से आगे जाखोदा बाईपास और कसार गांव के पास से किसानों का काफिला बैठा हुआ है, जहां रोजाना किसान बैठे हुए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं के बीच से कुछ लोग थे जो जींद से इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए थे और कसार गांव का एक व्यक्ति था मुकेश जी, उनके साथ बैठा हुआ था। बाद में पहले शराब पी है, उसके बाद कहा सुनी है, जिसके बाद जो उस पर तेल छिड़ककर आग लगाई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल देख रही है कि मुकेश आखिर वहां कैसे पहुंचा था, शराब कैसे पी गई, क्या पहले से इन व्यक्तियों को वो जानता था, कहीं ये मामला आपसी रंजिश का तो नहीं है। इसको भी ध्यान में रखकर मामले को आगे, जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो ग्रामीण है अभी उन्होंने शव लेने से मना कर दिया है और कहा जा रहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है या परिवार को आर्थिक मुआवजे का ऐलान सरकार की ओर से नहीं किया जाता, तब तक वो शव नहीं लेंगे। बहादुरगढ़ में इस बाईपास में कौन अगुवाई कर रहा है किसान आंदोलन की? उन नेताओं ने क्या कहा है? क्या वो कोऑपरेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, काफी सारे किसान जत्थेबंदियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। सबसे बड़ी जत्थेबंदी उग्राहा संगठन है। इसके अलावा भी यहाँ पर 12 से 13 किसान जत्थेबंदियां हैं जो न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब से भी चलकर किसान भारी संख्या में आए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसान नेताओं से अभी हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है, उनसे कुछ देर बाद ही जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी इस तरीके की वारदातें यहाँ पर हो चुकी हैं। एक किसान की पीट कर हत्या की जा चुकी है, एक की तेजधार हथियार से हत्या हो चुकी है, लेकिन वो आपस में लड़कर आपसी रंजिश की वजह से वो हत्याएं हुई थी। ये पहला मामला है कि किसी स्थानीय व्यक्ति को किसानों की तरफ से नुकसान पहुंचाया गया है। जी लेकिन आपने पुलिस प्रशासन से बात की, उनका क्या कहना है? सीएमओ से बात की आपने? जी बिल्कुल, जो पुलिस के अधिकारी हैं अभी यहाँ कुछ देर पहले ही मौजूद थे। SHO यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला किस तरीके का था, क्या आगे हुआ है। फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। 4 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से 2 लोग नामजद हैं। SHO हैं जय भगवान, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या किसी की गिरफ्तारी फिलहाल हो पाई है? क्या इस मामले को किस तरीके से पुलिस देख रही है फिलहाल? देखिए, अभी हम पोस्टमार्टम अभी करवा रहे हैं, बोर्ड से पोस्टमार्टम चल रहा है और गिरफ्तारी अभी किसी की हुई नहीं है। अब ये सब कौन लोग थे, कैसे यहाँ पर आए थे, कहाँ से चलकर आए थे जो यहाँ पर बैठे हुए थे जिन्होंने मुकेश की हत्या की? देखिए, ये जो किसान आंदोलन में काफ़ी दिन से चला हुआ है, अभी जो इन्होंने बाई नेम जो FIR दर्ज करवाई है, कृष्ण नाम का एक शख्स है जो कि जींद का निवासी बता रहे हैं और यहाँ किसान आंदोलन में आया हुआ था। तो लेकिन अभी बाद में पूछताछ करेंगे, जब उसकी सारी चीज़ें सामने आएंगी, कब आया था,
पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है सर? अभी किसी गिरफ्तारी हो सकी? अभी गिरफ्तार नहीं किया किसी से। सर परिजन जो है शव लेने से मना कर रहे हैं, पोस्टमार्टम की कार्रवाई क्या करवाई जाएगी? देखो बोर्ड से पोस्टमार्टम अभी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कर रहे हैं और परिजनों का अभी इनसे बातचीत कर रहे हैं हम, इनकी क्या कुछ बात है वो देखो क्या। सर जब शाम के समय ही आपके पास शिकायत आ गई थी तो गिरफ्तारी के प्रयास क्यों नहीं शुरू किए गए? वो किसान जो वहाँ पर बैठे हुए कहीं फरार ना हो जाए, किस लिए प्रयास नहीं किए? देखिए इसमें टीमें लगी हुई है हमारी, ठीक है, तो ये जांच का विषय है, टीमें लगी हुई है, एक टीम में नहीं कई टीमें नहीं, जल्दी गिरफ्तारी भी हो जाएगी ऐसी बात नहीं। बिल्कुल आनंद, पुलिस अधिकारियों को भी ये कहना है कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पूछिए जरा कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस प्रशासन डरी हुई है। उनको पूछिए कि पुलिस प्रशासन क्या डरी हुई है क्या? जो परिवार है, परिवार वालों का कहना है कि पुलिस डरी हुई है और काफी सारी जिप्सियों में सवार होकर वो वहां पर गए थे लेकिन किसी किसान की गिरफ्तारी नहीं कर पाए। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, FIR लॉन्च कर दी है जी। जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दी है, बाई नेम FIR दर्ज हुई है, एक किशन नाम के कि एक संदीप नाम का कोई जिंद है, दो कोई जो भी फैक्ट आएंगे, जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है वो चीजें जो उनसे पूछताछ करेंगे तो तब पता लगेगा कि क्या मोटिव था, क्या बात थी, क्या नहीं। आनंद, सिलसिलेवार तरीके से जो पुलिस कार्रवाई है आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, उसके बाद ही गिरफ्तारियां की जाएंगी और मामले की छानबीन की जाएगी। फिलहाल पुलिस बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में ही मौजूद है, जहां पर ग्रामीण भी मौजूद है, पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार पुलिस से यही गुहार लगाई जा रही है कि जो किसान आंदोलनकारी थे, जो आरोपी थे, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उनके गाँव के जो काफी सारे परेशान हो रहे हैं लोग, महिलाएं खेतों में नहीं जा पा रही हैं, तो इन किसान आंदोलनकारी जो कसार गांव के पास बैठे उन्हें कहीं थोड़ी सी दूर कर दिया जाए गांव से, ताकि इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना। लेकिन ये गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हैं प्रदीप? और मेरे साथ चंदन जजवाड़े जुड़ रहे हैं। आपका कहना है कि एक डाइंग डिक्लेरेशन भी मौजूद है, 7 मिनट का वीडियो है जो परिवार का भी कहना है। प्रदीप, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर जो हमारे दर्शक हैं अखाड़ा में, उनको पूरे घटनाक्रम का बताएं, पूरे टाइम के साथ, समय सीमा के साथ, क्योंकि बताया जा रहा है करीब घटना के करीब 8-10 घंटे बाद इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसे अस्पताल लाया गया था चिकित्सा के लिए। वो होश में था लेकिन फिर उसको 90% बर्न्स थे, 90% बर्न्स थे, क्योंकि उसको जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। जरा पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताएं और फिर मैं चंदन के पास जाऊंगा। ये शाम के समय का मामला है, करीब 8 बजे के आसपास, 8 से 8:30 के आसपास जो मुकेश है, बहादुरगढ़ के कसार मोड़ के आसपास काफ़ी सारे किसान बैठे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रैलियों में बैठे हुए हैं। यहीं पर उन्होंने अपने घर बना रखे हैं, झोपड़ियां बना रखी हैं। इसी वहीं पर जीन से कुछ लोग बैठे हुए थे, करीब 4 व्यक्ति बताए गए हैं जिनके साथ मुकेश ने शराब का सेवन किया है। बाद में किसी बात को लेकर इनमें झगड़ा हुआ है 9 बजे के आसपास, जिसके बाद इस पर तेल छिड़क कर जो आरोपी हैं उन्होंने आग लगा दी है, जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, जिस आग लगने के कारण 90% तक मुकेश झुलस गया था, जिसे बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए PGI रोहतक रेफर किया गया, लेकिन परिजन बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में उसे लेकर गए, जहां 2-2:30 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई। इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में दोबारा लेकर आया गया है, जहां पर परिजन है वो बैठे हुए हैं, जो गांव वाले हैं वो यहां पर डटे हुए हैं और लगातार मांग की जा रही है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इतना ही नहीं, परिजन जो है उन्हें आर्थिक मुआवजा भी दिया जाए। साथ ही एक सरकारी नौकरी की मांग भी परिजनों की तरफ से की जा रही है। साथ ही जब तक ये केस विचाराधीन रहेगा, कोर्ट में चलेगा, तब तक जो पीड़ित परिवार है उसकी सुरक्षा की भी गारंटी लेने की बात इनकी तरफ से कही जा रही है। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शराब का सेवन हो, चाहे जितनी भी लड़ाई हो, ये जो 4 हैं जो आरोपी हैं उनमें इतना होश था कि वो कहीं से तेल लेकर आए, इस पर छिड़कें, इसको पकड़ें, इसको धरें और इसको जिंदा जला दें। और 2 आरोपी हैं जिनके खिलाफ FIR है, अभी तक दोनों पे किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसा पुलिस का कहना है। आपने लाइव बात की चंदन, ये आए दिन ये तो किसान आंदोलन की आड़ में क्या गुंडागर्दी हो रही है? ये पहला वाकया नहीं है, सिंगू बॉर्डर पर भी ऐसे वाकये हुए हैं, अब ये टिकरी बॉर्डर से और बहादुरगढ़ पर भी, अब तो स्थानीय लोगों पर भी इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल आनंद, देखिए यही पुलिस के लिए चुनौती होगी। डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है। पुलिस को उस डाइंग डिक्लेरेशन को तफ्तीश उसकी करनी है कि क्या ये टिकरी बॉर्डर चल रहे किसान आंदोलन को हाईलाइट करने के लिए एक तरह का स्टंट था, या फिर उनकी आपसी कोई रंजिश थी, लड़ाई थी, या शराब पीने के बाद नशे में किसी तरह की बहस होगी जिसके बाद इस तरह का अग्निकांड हुआ है। तो पुलिस को इसमें लंबी जांच करनी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर यह बड़ा मामला है। जिंदा जला देना किसी आदमी को, वो भी किसान आंदोलन के स्पॉट पर,
किसान आंदोलन की आड़ में देखना होगा कि किस तरह की बहस हुई थी। एक बार जो आरोपित हैं उनको अरेस्ट करना होगा, जो एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट करना होगा। उसके बाद पुलिस और बेहतर जानकारी दे पाएगी कि क्या हुआ था बुधवार की रात को, जिसकी वजह से इस तरह के झगड़े हुए और एक व्यक्ति को जिंदा जलाया गया। और ये पहली बात नहीं है, बंगाल से आई हुई इस एक लड़की के साथ गैंगरेप और उसका कोविड की वजह से मृत्यु का आरोप, दूसरी एक और लड़की के साथ छेड़खानी और जुबानी बदतमीजी करने का आरोप, फिर एक व्यक्ति को काट के मार देने का आरोप, अब ये किसी को जिंदा जलाने का आरोप। ये क्या हो रहा है किसान आंदोलन की आड़ में? और आए दिन यहाँ पर शराब और ड्रग्स का सेवन हो रहा है और रात को डीजे बजता है और उसके साथ फिर बार बालाओं के साथ नाच होता है। ये किसान आंदोलन है? अगर ये इसका स्वरूप है तो इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। और ये जो किसान के नेता हैं ये इन सारी हुड़दंगियों को संरक्षण भी दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं कर रहे कि ये नहीं कह रहे कि इस तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा तो नहीं हो रहा है प्रदीप? आपने खुद कहा कि ये पहला वाकया नहीं है। जी बिल्कुल, जो इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन वो आपसी रंजिश के मामले थे। पंजाब के एक किसान की यहां पर तेजधार हथियार से हत्या की गई थी, लेकिन वो भी मामला आपसी रंजिश का ही था। वो खुलासा बाद में पुलिस ने किया है, जहां पर उसकी भाभी के किसी के साथ नाजायज संबंध थे, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी अपने देवर की। प्रॉपर्टी विवाद भी यहाँ पर हुआ था। साथ ही एक जो मामला आया था कि बंगाल की युवती के साथ रेप का मामला सामने आया था, उसमें भी एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब ये नया मामला सामने आया है जिसमें किसान आंदोलन में शामिल हुए जींद से जो व्यक्ति आए थे उन्होंने इसकी युवक की हत्या की है और जलाने की कोशिश की थी। बाद में इसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। कई टीमें गठित की गई हैं। जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो परिजन है, परिवार के लोग हैं, मुआवजे की मांग के साथ साथ शव को लेने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें जब तक मुआवजे की गारंटी नहीं मिल जाती, सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं मिल जाती या किसानों को उनके गांव से दूर नहीं किया जाता, तब तक वो शव नहीं लेंगे। पोस्टमार्टम भले ही पुलिस करवा दे, लेकिन शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। आनंद जी, आप प्रदीप मेरे साथ बने रहिए। अब ग्रामीणों का आरोप है कि आंदोलन के नाम पर महीनों से यहां डटे किसान उन्हें परेशान करते हैं। गांव वाले आंदोलनकारी किसानों को गांव से दूर बसाने की मांग कर रहे हैं। इन किसानों को गांव से मड़ा दूर बसा दिया जाए ताकि हमारी बाण बेटी सुरक्षित हो, हम सुरक्षित हों। ये 4-4 आदमी आते हैं, जोड़ में इकट्ठे शौच करते हैं, ना तो वहाँ कोई टॉयलेट है, खेतों में खुला घूमते हैं। मेरे गांव से करीब 4 किले दूर ये बैठे हैं। कोई बोलता है तो ये 20-20 आ जाते हैं, सारी रात डीजे बजाते हैं, ड्रिंक करते हैं। बाण बेटी 6 महीने हो गए हमारी। इससे अच्छा जेल में भी आदमी सुरक्षित होगा, हम सुरक्षित नहीं हैं। प्रदीप, जैसा आपने कहा, ये तो साफ कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। 6 महीने हो गए हम उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देते। ये लोग खुले में शौच करते हैं और फिर इनको अगर मना किया जाए तो ये फिर गुंडागर्दी करते हैं, रात भर डीजे बजता है। तो ये तो पूरी तरह से अनुशासनहीनता है, लॉ एंड ऑर्डर का टोटल ये है। प्रोटेस्ट के नाम पर ये क्या चल रहा है तांडव? और प्रशासन इनको तोड़ता क्यों नहीं है? इनको लाइन पर क्यों नहीं लाता है? क्योंकि आपका हक प्रोटेस्ट करना है, आपका हक गुंडागर्दी आपका हक नहीं है, छेड़खानी करना आपका हक नहीं है, लोकल जो गांव वाले हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको परेशान करने का हक आपको बिल्कुल नहीं है। आंदोलन की आड़ में यहां तो पूरी तरह से ये चल रहा है। जानन, बिल्कुल जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना है कि खेतों में महिलाएं नहीं जा सकती हैं, सुरक्षित वो नहीं है, क्योंकि गांव से बिल्कुल सटा हुआ बाईपास है और उस बाईपास पर ही ये किसान आंदोलनकारी बैठे हुए हैं लगातार यहाँ पर। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ टॉयलेट्स की व्यवस्था बहुत कम है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से ग्रामीणों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, खेतों में शौच के लिए जाना पड़ता है। उसी से ग्रामीण परेशान है, क्योंकि वो खेतों में आते हैं, काफ़ी संख्या में टोलियाँ बनाकर आते हैं और शौच के लिए जाते हैं। तो इसीलिए जो ग्रामीण है वो मांग कर रहे हैं कि उनके गाँव में जो गाँव के पास जो किसान बैठे हैं उन्हें थोड़ा सा दूर कर दिया जाए, ताकि गाँव वाले परेशान ना हो और यहाँ पर किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। हालांकि जो ग्रामीण है पुलिस प्रशासन से भी सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन दर्शक बना बैठा हुआ है। किसी भी आंदोलनकारी को ना तो जो उल्लंघन करते हैं कानून का रोकने का प्रयास पुलिस की तरफ से नहीं किया जाता और ना ही जो लोग हैं कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हैं, फेस पर मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना नहीं करते हैं और सब लोग एक जगह पर ही बैठे हुए हैं। सरकार का, कानून का, प्रशासन का डर इन किसानों में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। इक्का दुक्का किसान के बीच में शरारती तत्व भी घुसते हैं, जिसके बाद इस तरीके की ये घटनाएं हो जाती हैं और इनके बाद पुलिस जागती है। मैं फिर से उस स्थानीय की बात को वापस चलवाना चाहूंगा यहाँ अखाड़ा में, क्योंकि यह आंदोलन की आड़ में पूरी तरह से अराजक तत्व घूम रहे हैं। अराजकता है,
अराजकता का नंगा नाच दिख रहा है हमको वहां पर। चंदन जजवाड़े, एक बात बताइए, ये किसान आंदोलनकारी जो लीडर्स हैं, ये इनको क्यों नहीं कंट्रोल करते? ये इनको लेकर तो आए हैं वहां से, पंजाब से और हरियाणा से, अलग अलग जगह से, और यहां पर इन्होंने उनकी भीड़ तो जमा कर दी उनकी किसान और आंदोलन के नाम पर हो क्या रहा है? काफी सारे अराजक तत्व जा रहे हैं, सारे जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज चल रही हैं, वहां की बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, खुले में शौच हो रहा है और गुंडागर्दी हो रही है, और अब एक तो व्यक्ति को जिंदा जला दिया। बिल्कुल आनंद, देखिए यही सबसे बड़ी बात है कि लोगों को घर से बाहर निकालना बहुत आसान है, उनको कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है। किसान आंदोलन में जुड़े किसान नेताओं को ये पहले से सोचना था कि आप इतने लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा आम जनजीवन पर, ये समझ के ही आगे बढ़ना था। इसलिए आप देखेंगे कि पहले सरकार ने इन नेताओं को रिकॉग्नाइज किया, बातचीत करने के लिए आगे बुला कर आए, लेकिन उसके बाद जब किसानों का अप्रोच बदला तो सरकार को भी अपना अप्रोच बदलना पड़ा। उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि स्थिति इस तरह की हो गई कि लॉलेसनेस की घटनाएं कई जगहों से आई। हर एक बॉर्डर से हम देख रहे हैं कि लोगों के साथ मारपीट, छेड़छाड़, इस तरह की खबरें लगातार आ रही है। किसान जो नेता हैं वो अपने लोगों को कंट्रोल करने में पूरी तरह से असफल हैं। एक तरह से कहें तो किसान आंदोलन भी पूरी तरह बढ़ चुका है, टूट चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन को अभी रोक देना चाहिए, समेट देना चाहिए, जबकि कुछ लोग जो है अभी भी डटे हुए हैं, वो जबरन जो है सड़कों को रोक करके अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बात मनवाएंगे। तो पूरी तरह से किसान आंदोलन अपने आप में टूट चुका है, विघटित हो चुका है। अब दूसरा मसला ये है कि जो लोग अराजकता फैला रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। जी, और जो लोग जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया है, जो इनके नेता बन के घूम के फिर रहे हैं, सब पर आरोप लगाइए, सब पर केस कीजिए, क्योंकि आप लेकर आए हैं इनको, और आपके आड़ में और आपके आंदोलन के आड़ में ये अराजक तत्व यहां घूम रहे हैं और स्थानीय लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो व्यक्ति कह रहा है कि 6 महीने से हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकली हैं। ये कोई तरीका हुआ आंदोलन का? और आपने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया। प्रदीप जी बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं जो है ये पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार जो घटना है वो स्थानीय व्यक्ति के साथ हुई है। तो इस वजह से जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनमें भारी रोष उत्पन्न हुआ है। ग्रामीण में एक तरफ का नज़ारा आपको दिखाता हूं जहां पर ग्रामीण अब भी खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। पुलिस के अधिकारी भी आसपास मौजूद हैं और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन जो ग्रामीण है अभी कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो तभी यहाँ से सेव लेंगे जब तक सरकार मुआवजे का ऐलान नहीं कर देती। जो पीड़ित परिवार है उनको नौकरी नहीं दी जाती है। लगातार किसान आंदोलनकारी 6 महीने से ज्यादा समय से यहाँ पर डटे हुए हैं। 7वां महीना 26 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। उस दौरान भी किसानों ने आह्वान किया कि भारी संख्या में यहाँ किसान एकत्रित हों और आंदोलन को मजबूत बनाने का काम करें। कोविड के समय में सुपर स्प्रेडर ना आप टेस्ट करा रहे हैं, आपकी वजह से वहां आसपास के गांव में संक्रमण फैला है, वहां पर रेप हो रहा है। या खुद स्थानीय लोग कह रहे हैं कि देखिए बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती है, रात भर डीजे बजता है, शराब का सेवन होता है, नशीले पदार्थों का सेवन होता है, और पूरी तरह से अराजक तत्व वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इसी का आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया है। अब कब तक ये चलेगा? और प्रशासन स्थानीय लोगों को और गांव वालों को समझाने की जगह इन आंदोलनकारी जो हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो आंदोलन की आड़ में अपना काम कर रहे हैं, इनको वहां से भगाने का काम करें, ये बात है। और स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन दुम दबा के बैठी है, डर के बैठी है। ये तो नहीं हो सकता। आंदोलन के नाम पर अराजकता को क्यों छूट दी जा रही है, ये सवाल उठता है। प्रदीप और चंदन, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली के तिलक नगर थाने में इस मामले में ट्विटर इंडिया के हेड के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने उमेद पहलवान नाम के स्थानीय नेता पर भी केस दर्ज किया है। पुलिस इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने ट्विटर पर भी धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया था। लोगों ने उस घटनास्थल का भी निरीक्षण किया ठीक से, और वहाँ पर ये पाया गया, अड़ोस पड़ोस से भी बातचीत करी कि ये लोग सब एक दूसरे से पूर्व के परिचित हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना भी था, और ये तावीज़ वगैरह का भी जो बताया गया है उसकी भी पुष्टि हुई है। इसी क्रम में हमने कल जो 2 लोगों को गिरफ्तारी की है, उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया है, और अभी हम लोग जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। अब वहीं गाजियाबाद पिटाई मामले में ट्विटर पर दर्ज केस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि
उन्होंने बार बार रिमाइंडर्स के बावजूद ट्विटर ने मनमानी की। आरोप यह है कि ट्विटर ने 3 महीने की अवधि के बावजूद चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की। आइए आपको सुनाते हैं। गाजियाबाद में जो हुआ, अब तो माना जा रहा है काफ़ी फैब्रिकेटेड है, वो जितने विजुअल थे वो भी फैब्रिकेटेड थे। सरकार ने अपना केस कर दिया वहाँ पर। क्या आप लोग भी ट्विटर को इस बाबत कुछ नोटिस भेजेंगे या भेजने की तैयारी हो रही है कि आप तमाम कंप्लायंस भी नहीं मान रहे हो और ऊपर से ये घटनाएं भी हो रही हैं? देखिए, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये पुलिस का काम है। लेकिन इस घटना से ट्विटर को सीखना है कि जिस तरह से आप मैनिपुलेटेड मीडिया का मानदंड लेके चलते हैं तो आपका डबल स्टैंडर्ड है क्या, ये सवाल तो उठेंगे और उठने भी चाहिए। मैं यही कहूंगा, सोशल मीडिया भारत में व्यापार के लिए आजाद है, पैसे कमाइए, जनता को अवसर दीजिए। भारत के संविधान और भारत के कानून को तो मानना पड़ेगा। वहीं यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने गाजियाबाद पिटाई मामले पर वायरल हुए वीडियो को साजिश बताया है। सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाने वाला मामला आया है, जहां घटना कुछ थी और बताया कुछ गया, FIR हो गया है। नहीं, देखिए, ये हम लोग देखते आए हैं और इसकी पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ चला के एक सौहार्द का जो माहौल होता है उसको बिगाड़ा जाता है और उसके कारण एक सांप्रदायिक हिंसा होने लगती है। तो इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार भी कानून लेकर आई है और उस कानून में जो माइक्रो ब्लॉगिंग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर अंकुश लगेगा। अंकुश फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी व्यक्ति के उसके स्वतंत्रता पे नहीं लग रहा है और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके आधार पर उसकी सुरक्षा करते हुए ये लगाया जा रहा है। योगी सरकार पहली सरकार है जिसने ट्विटर पर FIR की और देश का पहला मामला है गाजियाबाद लोनी का। नहीं, देखिए, अभी ये जब कानून आया और उस कानून के दूसरे दिन ही इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश में दिखी और जो वहाँ पे लोनी गाजियाबाद का मसला है उसके अंदर साफ है कि व्यक्ति जो है वो जिस समुदाय से आता है, दूसरी तरफ भी दोनों ही समुदाय के लोग हैं। अधिकांश उसी व्यक्ति जो विक्टिम है उसी के समुदाय के हैं, लेकिन उसको वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो अलग समुदाय के हैं। तो उसका क्या मतलब क्या था? ये जानबूझकर रचा गया षड्यंत्र है, यही आरोप है। अमित सिंह गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, अजीत सिंह लखनऊ से और विक्रांत यादव दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले गाजियाबाद की ओर रुख करते हैं। ये उमेद पहलवान कौन है जिस पर केस दर्ज है? देखिए आनंद, ये उम्मेद पहलवान जो है वो समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता हैं। उम्मेद पहलवान ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस बुजुर्ग जो पीड़ित अपने आप को बता रहा है पीड़ित बुजुर्ग के साथ सबसे पहले फेसबुक लाइव किया था और नफरत फैलाने वाला जो वो फेसबुक लाइव बताया जा रहा, उसी मामले को लेकर इस पूरे मामले में FIR दर्ज हुआ है। सबसे पहले तो आनंद बता दूं कि इस पूरे मामले में 3 FIR दर्ज हुए हैं। सबसे पहला FIR जो है उस घटना पर हुई है, 5 जून वाली घटना पर। दूसरी FIR ट्विटर के खिलाफ हुई है और तीसरी FIR उम्मेद पहलवान पे हुई है जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक पर नफरत फैलाने वाला जो वीडियो जो सबसे पहले आया था उन्होंने ही डाला था, फेसबुक लाइव किया था। फिलहाल उम्मेद पहलवान की तलाश लगातार जारी है। गाजियाबाद पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं और गाजियाबाद पुलिस लगातार दबिश कर रही है, रेड्स कर रही है उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार करने के लिए। फिलहाल उम्मेद पहलवान का फोन स्विच ऑफ है और पुलिस उनकी तलाश लगातार कर रही है। इसके अलावा 2 और आरोपियों को बीते कल गिरफ्तार किया गया था जो थोड़ी देर पहले यहीं से उनको कोर्ट में पेश करने के लिए गाजियाबाद पुलिस लेकर गई है। उन दोनों आरोपियों से मैंने बातचीत की है, उनका साफ साफ ये कहना था कि जिस तरीके से बुजुर्ग ने जो आप बीती बताई है वो पूरी तरीके से वो गलत है। वो पिछले 25 सालों से उस बुजुर्ग को जानते थे, इस तरीके का कोई वाकया नहीं हुआ है। ये पूरा मामला ताबीज से जुड़ा हुआ था। आनंद जी, तो यानी कहीं ना कहीं एक बहुत गहरी साजिश, एक षड्यंत्र को रचने की बात की गई है। अजीत, इससे पहले कि मैं लखनऊ आपकी तरफ आऊं, मैं जरा विक्रांत के पास जाना चाहता हूं। विक्रांत, तिलक नगर में भी एक FIR दर्ज है जहां ट्विटर के खिलाफ जो केस है वो बहुत सीरियस है क्योंकि ट्विटर के MD को भी उसमें जोड़ा गया है और ये कहा गया है कि इस प्लेटफॉर्म ने जानबूझकर ऐसे वीडियो को सस्पेंड नहीं किया। जो प्लेटफॉर्म जो है अमूल के CEO के पोस्टर को
और उसके एडवर्टीजमेंट को अपने आप ही सस्पेंड कर देता है और उसको रोक चलने नहीं देता। उसने इस वीडियो को फेक होने के बावजूद और सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाली, वैमनस्यता फैलाने वाली वीडियो की जानकारी के बावजूद इसको सस्पेंड नहीं किया। ये आरोप है ट्विटर पर। देखिए, बिल्कुल इसी कारण आनंद, जो नए आईटी कानून है उसके तहत जो सरकार ने 3 अधिकारियों की नियुक्ति करने की बात की थी, वो इसी कारण की गई है ताकि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जो इंटरमीडिएरीज का रोल अभी तक निभाती थी, कम से कम उनके अधिकारी, उनके पास शिकायत की जा सके। अगर कोई भी गलत जानकारी या कोई गलत ट्वीट या कोई गलत वीडियो जारी होता है तो उसके बारे में उन अधिकारियों के पास जानकारी दी जा सके। लेकिन उन अधिकारियों की नियुक्ति ही नहीं की गई, तो इंटरमीडिएरी के रूप में जो छूट मिलती थी, जो एक कानूनी उन्हें मिलता था कि उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती थी, वो छूट अब अलग हो गई है। और यही कारण है, ना केवल तिलक नगर और बाकी जगह लोनी में एफआईआर हो चुकी है और अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी तमाम ऐसे मामले सामने आएंगे, क्योंकि ट्विटर के पास अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वहां पर जो लोग डाल रहे हैं वो पूरा वेरीफाई करके और ट्विटर ये वेरिफिकेशन कर सके कि वो सही है या गलत है। इसी कारण सरकार ये नियम बनाना चाहती थी ताकि उन पर आने वाले गलत वीडियो को रोका जा सके। लेकिन अब चूंकि ऐसा ट्विटर करने में नाकाम रहा है, तो अब इस तरीके के लोनी पहला मामला और इसके बाद अब ये मामले लगातार बढ़ते रहेंगे। और दिल्ली का मामला निश्चित तौर पर गंभीर है, क्योंकि पार्टी अब जो ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके खिलाफ नामजद शिकायतें जाने लगी हैं और अगर एफआईआर उनके खिलाफ नामजद हुई तो जो भारतीय कानून में जो छूट मिली हुई थी उनके अधिकारियों को, वो छूट भी दूर हो जाएगी और अब अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए आईपीसी के तहत जो राज्यों की पुलिस है वो पूरी तरीके से सक्षम होगी। जी हाँ, ये भारत है। यहाँ के कानून के साथ, यहाँ की जो व्यवस्था है उसके साथ आप मनमानी नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और निकल जाएंगे बच के, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बहुत ही गंदा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि योगी को हराना है तो वैमनस्य फैलाना है, संप्रदायों को भड़काना है, मुसलमानों को डराओ, हिंदुओं को भड़काओ। ये गंदी राजनीति है जो सामने निकल कर आ रही है यूपी के चुनाव से पहले। और बीजेपी ने और उत्तर प्रदेश की बीजेपी की लीडरशिप ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं। अजीत, देखिए, बिल्कुल आनंद, उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की लीडरशिप है, यहाँ सरकार के 2 बड़े मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, ब्रजेश पाठक, इसके अलावा मोहसिन रजा, सभी ने कहा कि ये वीडियो साजिश का हिस्सा है। उमेद पहलवान जैसे लोग, 2022 का चुनाव आ रहा है, लिहाजा ऐसी राजनीतिक पार्टियां कई सारे ऐसे पुराने वीडियो या इस तरह के वीडियो जलाकर उन्माद फैलाएंगे और साजिश करेंगे, दंगा भड़काएंगे। लेकिन सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि ये हम होने नहीं देंगे और बाकायदा कार्रवाई कराएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ब्रजेश पाठक ने तो ओवैसी और राहुल गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े राजनेता लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, उनको हम किसी भी कितना भी बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हमारी पुलिस ने एफआईआर किया है, जांच कर रहे हैं। कानूनी किताब में जो भी धारा बनती हो इनके खिलाफ लगाई जाएगी। अभी तक 153 यानी देशद्रोह की धारा लगाई गई आनंद। तो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गाजियाबाद की लोनी में कार्रवाई हुई है, क्योंकि लगातार एक ही समुदाय के बीच में आपस में विवाद हुआ था, लेकिन उसे 2 समुदायों के बीच करने की कोशिश की गई और इसी वजह से ट्विटर के 2 बड़े अधिकारियों पर एफआईआर हुआ। और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम इनकी गिरफ्तारी भी करेंगे। कोई ये ना सोचे कि वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत रसूख वाला है, किसी बड़े दल का है तो वो बच जाएगा। बचेगा कोई नहीं, क्योंकि सरकार कार्रवाई करेगी, क्योंकि चुनाव आ रहा है। लिहाजा ऐसी साजिशों का जो साजिशें होंगी, ऐसी साजिशों को सरकार रोकेगी। किसी को उत्तर प्रदेश में कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ योगी की सरकार और बदनाम नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति। आनंद जी, अगर आपको सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने तो उठाइए, लेकिन संप्रदाय और सब सांप्रदायिकता और इस तरह से 2 समुदायों को आपस में झगड़ा भिड़ाने की ये जो षड्यंत्र है, ये बहुत ही खतरनाक है। गाजियाबाद पिटाई मामले में गिरफ्तार आरोपी इंतजार और सद्दाम का घटना के बारे में क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जो लोनी बॉर्डर पुलिस है, वो लोनी बॉर्डर पुलिस जो है दोनों आरोपियों को लेकर गाजियाबाद कोर्ट लेकर जा रही है। गाजियाबाद कोर्ट में इनसे पूछताछ होने के बाद अब गाजियाबाद कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। वहां कोर्ट में इनकी पेशी की जाएगी। इस मामले में जो मुख्य आरोपी है परवेज गुज्जर, उस शख्स को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने गाजियाबाद पिटाई मामले में एक स्थानीय नेता का नाम आने पर क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। में साफ तौर पे धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहता है, ये साफ हो गया है। उम्मेद पहलवान के उस
फेसबुक लाइव से, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उसकी बाकायदा तस्वीर है जिसमें वो गमछा डाले हैं समाजवादी पार्टी का, और तमाम उसके फेसबुक पर भी देखा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। विक्रांत, सबसे बड़ी बात यह है ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म और जिन्होंने इस वीडियो को फॉरवर्ड किया वो सब ये जानते थे कि जहां घटनाक्रम हुआ है और जहां पर वीडियो बना है दोनों अलग अलग हैं, और वीडियो में साफ एडिट्स थे, और ये भी देख रहे थे कि ये भी देखा जा सकता है कि लिपसिंग का इशू है कि किसी ने कुछ वहां पर उसको मैनिपुलेट किया हुआ है। बावजूद इसके इसको इतनी हवा दी गई। देखिए बिल्कुल आनंद, इसीलिए कहा भी जाता है कि सोशल मीडिया दोधारी तलवार है और इसे सोच समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। जिस अगर किसी चीज़ को लेकर के आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है कि वो ठीक है या गलत है, तो ऐसे मामलों में बचना चाहिए। लेकिन अभी तक क्या होता था कि जो सामने से फॉरवर्ड आ रहे थे वो लगातार ऐसे ही बढ़ा दिए जाते थे। कईयों के पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते थे, ये भी देखा गया कि राजनीतिक कारणों से ये किए जाता था इस तरीके का काम, और यही कारण रहा कि किसी की जवाबदेही तय हो, क्योंकि जो सोशल मीडिया कंपनीज है वो इंटरमीडिएरी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी से बच जाती थी कि उनके ऊपर उनको कानून से छूट मिली हुई है। इसी कारण सरकार ने नए आईटी कानून में ये नियमों में ये बदलाव किया और ये कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि अगर किसी को कोई शिकायत है या किसी वीडियो में कोई गलत बात है या वो पूरी तरीके से फेक है, झूठा है, या उससे देश की एकता अखंडता को खतरा है, तो शिकायत करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। और यही कारण है कि जो नए आईटी कानून नियम है उनमें इसी बात की कोशिश की गई है कि ऐसा किया जा सके। लेकिन बाकी जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन्होंने लगभग मान लिया है। ट्विटर जो है लगातार उसको कई मौके दिए गए, सरकार की तरफ से कई पत्र भी भेजे गए, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। शायद शुरुआत में जो भारत सरकार के पत्रों को हल्का समझने की जो भूल थी वो अब ट्विटर पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और यही कारण है कि अब एफआईआर होने लगी है, क्योंकि अभी तक एफआईआर इन कंपनियों के खिलाफ नहीं होती थी। जी, और अगर ट्विटर का यही बर्ताव रहा तो धीरे धीरे लोग ट्विटर से हटना शुरू कर देंगे, और अगर सरकार हट गई ट्विटर से तो फिर ये प्लेटफॉर्म यहीं पर ढेर हो जाएगा। गाजियाबाद पिटाई मामले में पुलिस की कार्रवाई के बीच बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने उस बुजुर्ग का एक वीडियो जारी किया है जिसकी पिटाई के मामले में कार्रवाई की गई। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने कह के भेजा के मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब देके गए हो। अच्छा, हाँ, बस ये सब इंतजार के कहने से गए, इंतजार के कहने से ये झूठ तो बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे के पर झूठ रहे थे नहीं है। हाँ, इंतजार ने क्या भेजा था? ये मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हाँ, इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है। ये क्या भेजो इंतजार ने? बस तांत्रिक था, गंडे तावीज के चक्कर में लड़ाई हुई और इसलिए उसकी मारपीट की गई और इसको घुमा फिरा कर हिंदू मुस्लिम का स्वरूप दे दिया गया। गाजियाबाद पिटाई मामले में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ट्विटर के 2 बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी उसमें एफआईआर है। टोटल 9 लोगों के खिलाफ 153 यानी देशद्रोह भी लगाया आप लोगों ने। इसके साथ ही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को संचालित करने वाले लोग हैं उनको पहले भी कई बार कहा गया था कि इस मामले में आप गंभीरता से लें, कोई ऐसी लापरवाही न करें जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़े। हम उन लोगों के खिलाफ भी जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ये बताइए कि एक लोकल नेता का नाम आया है, उमेद पहलवान, कहा जा रहा है कि वो किसी एक दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ भी आज मुकदमा दर्ज हो गया, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? असल क्या है, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के नाम को लेकर के मैं नहीं कह सकता हूँ, ये जाँच का विषय है और जब तक जाँच चल रही है किसी के भी नाम का उल्लेख करना मैं उसको उचित नहीं मानता। लेकिन जाँच में जो भी आएगा, चाहे कितना भी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और प्रक्रिया में जांच के दौरान किसी भी बयान को देना ये एक पुलिस को मतलब जांच को कमज़ोर करने की बात होगी। लेकिन हम जांच को गंभीरता से कर रहे हैं, हमारे उच्च अधिकारी लगातार पैनी नज़र बनाए हुए हैं और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद जब परिणाम आएगा जाँच का तो इसमें काफ़ी बड़े चेहरे आएंगे और सबके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मामलों में ट्वीट करते हैं, तो क्या ये लोग भी जांच के दायरे में होंगे? दरअसल जब अपराध घटित होता है तो अपराध में जिन जिन की संलिप्तता पाई जाती है उन सबको हम जांच के दायरे में लेते हैं, जो हमारी आईपीसी सीआरपीसी कहती है। हम कानून की किताब के तहत ही कार्रवाई करेंगे। अमित सिंह से बात करते हैं और हमारे साथ अजीत सिंह भी है। अमित, एक बात बताइए, गाजियाबाद में अगर जिन पर आरोप लग रहे हैं वहां पर पुलिस का क्या कहना है?
इस उन्मेद पहलवान ने स्वतः ये कहकर किया है या किसी के इशारे पर इस वीडियो को और इसको पूरी स्टोरी को घुमाया है? देखिए, अब फिलहाल तो उन्मेद पहलवान की तलाश कर रही है गाजियाबाद पुलिस ने 3 टीमें गठित की है जो लगातार उन्मेद पहलवान को तलाश रही है। जगह जगह पर रेड की जा रही है। यहाँ तक कि बताया यह जा रहा है कि गाजियाबाद पुलिस बुलंदशहर के लिए निकल गई है, क्योंकि उन्मेद पहलवान जो है इस वक्त बुलंदशहर में है, क्योंकि उसका एक निवास स्थान बुलंदशहर में भी है। तो जाहिर तौर पर अभी ये शुरुआती जाँच है। गाजियाबाद पुलिस का बस केवल इतना ही कहना है कि जिस दिन उन्होंने फेसबुक लाइव किया था, घटना वाली रात को सबसे पहला फेसबुक लाइव उन्मेद पहलवान ने किया था, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से किया था। और उन्होंने पुलिस, अगर इस तरीके का मामला था तो उन्हें पुलिस के पास आना चाहिए था, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं आए, वो सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गए। और अब जब पुलिस इस पूरे मामले में संज्ञान ले रही है, FIR दर्ज कर चुकी है, तो उन्हें आकर अपनी बातें रखनी चाहिए, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख रहे हैं, वो फरार है। और पुलिस को उनको तलाशने के लिए 3 टीमें गठित करनी पड़ी है। तो सच्चाई एक पुलिस अपनी थ्योरी बता चुकी है कि ये थ्योरी पूरा क्या है, तो वही। लेकिन पुलिस को भी इसे पहले ही क्रैक कर लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने भी थोड़ा टाइम लिया इस केस को क्रैक करने में, इसलिए मामला जो है हद से आगे निकल गया। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया है कि भारत में बिजनेस करने वाली सोशल मीडिया साइट्स को भारत के संविधान का पालन करना ही होगा, और कहा कि ट्विटर का दोहरा रवैया नहीं चलेगा। भारत में आप सैकड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं, आपका स्वागत है। 100 करोड़ ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन के यूजर्स हैं, अच्छी बात है। आप बिजनेस करिए, पैसे कमाइए, नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करिए, रविशंकर की करिए, लेकिन भारत के संविधान को तो मानना पड़ेगा, भारतीय कानून को तो मानना पड़ेगा। ये एक बात मैं कहूंगा। और दूसरी बात जो आपके दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है, ये कंपनियां हमें लोकतंत्र का ज्ञान न दे। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, संविधान है, जनता के द्वारा चुनाव होता है। भारत में रहना है तो भारत के नियमों का पालन करना है। जाते जाते अखाड़ा में आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद एक खास मुलाकात, एक खास बातचीत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले सचिन तेंदुलकर न्यूज़ 18 इंडिया पर।